मैं ईशान लाल बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर रतन लाल का बेटा हूँ। गुड इवनिंग, हुल जोहार, जय भीम। अंबेडकर नामक काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है एपिसोड नंबर 219। पापा आज थोड़ा सहज महसूस नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, लेकिन पापा तब भी स्क्रिप्ट बना रहे थे। और पापा ने मुझे कहा कि अंबेडकर नामक का ये जो कारवां शुरू हुआ है, ये किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। तो आज एपिसोड नंबर 219 आपके सामने मैं पेश करने आया हूँ। इसमें बेशक थोड़ी बहुत 19-20 हो, कमी पेशी हो, खामियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, लेकिन आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा और उसको नज़रअंदाज करते हुए आप इसको सुनिएगा, क्योंकि मैं काम की बात करूँगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइएगा भी। तो आज की चर्चा का विषय रहेगा बाबा साहब का त्याग पत्र, हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसा कि आप सब वाकिफ़ ही होंगे कि जो लोकसभा के स्पीकर थे, उन्होंने बाबा साहब को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कोई चांस नहीं दिया कि बाबा साहब अपना व्यू एक्सप्रेस करें। तो एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट और गुस्से में भी बाबा साहब एकदम हाउस से वॉकआउट कर गए। तो बहुत हंगामा मचा और बाबा साहब ने ये जो उनका पेपर था रेजिग्नेशन का, वो प्रिंट करवाया, लोकसभा के मेंबर्स को और मीडिया में खुद जाकर बांटा। तो आइए मैं आपके सामने यही पेपर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र। बाबा साहब ने 10 अक्टूबर 1951 को अपने त्यागपत्र के बारे में जो वक्तव्य दिया था, उसमें कहा था कि मैं समझता हूँ, बेशक निजी तौर से ही, अनऑफिशियली ही सही, लोकसभा इस बात से वाकिफ़ होगी कि मैं अब कैबिनेट का सदस्य नहीं रहा हूँ। मैंने 27 सितंबर को ही अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को दे दिया था और उनसे प्रार्थना करी थी। आई रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे तुरंत ही मुक्त कर दें, और प्रधानमंत्री ने अगले ही दिन उनकी अर्ज़ी कबूल कर ली। और यदि मैं 28 सितंबर के बाद भी लोकसभा में हूँ, कैबिनेट में हूँ, तो इस कारण कि प्रधानमंत्री ने उनसे लोकसभा के सेशन के ख़त्म होने तक वहाँ रहने की प्रार्थना करी थी। और ये जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लोकसभा में जो प्रोसीजर्स होते हैं, एक उसका डेकोरम भी होता है, एक उसका प्रोटोकॉल होता है, मर्यादा होती हैं कि अगर जैसे आप सेशन के बीच में ही ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, सेशन के एंड तक आपको मिनिस्ट्री संभालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ। तो लोकसभा की कार्य पद्धति के नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है, इफ़ अ मिनिस्टर रिज़ाइंस, तो उसको इसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है। ही नीड्स टू जस्टिफाई वाई ही इज़ रिज़ाइनिंग फ्रॉम द कैबिनेट। तो मेरे कार्यकाल में बहुत से मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने वाले मंत्रियों का वक्तव्य देने के बारे में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, एक रूपता थी ही नहीं उनके लिए। कुछ जाने से पहले दे गए, कुछ बिना वक्तव्य दिए ही चले गए। कुछ दिनों तक मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं। सारी परिस्थिति के पर विचार करने के बाद वह इस निर्णय में पहुंचे कि वक्तव्य देना केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि त्यागपत्र देने वाले मंत्री की लोकसभा के प्रति एक कर्तव्य भी है, जिसका उसे पालन करना चाहिए। He has to abide by that rule। तो लोकसभा के सामान्य सदस्य इस बात से अवगत नहीं रहते थे कि मंत्रिमंडल की भीतरी कारोबार कैसे चलता है। तो यहाँ पे देखिए, बाबा साहब अभी कांग्रेस सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। जो राजनीति शास्त्र के, इतिहास के या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको इनमें रुचि है, उनको पता ही होगा कि कांग्रेस सिस्टम क्या था। अगर नहीं पता तो सुनिए। कांग्रेस सिस्टम, नेहरू का कैबिनेट में एक्चुअली फैक्शनिज़म को बोला जाता था कि वो कैसे अलग अलग आइडियोलॉजी के मिनिस्टर्स को और अलग अलग फैक्शंस को कैसे अकोमोडेट करते थे। तो बाबा साहब भी इस पे लिखते हैं कि क्या मंत्रिमंडल का काम आराम से चलता था या भीतर ही कुछ रगड़ झगड़ भी रहती थी। इसका सरल कारण है, वह ये है कि मंत्रिमंडल का गठन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर होता था और तदनुसार जिस मंत्री के साथ बहुमत नहीं होती थी, उसे इस बात का अधिकार नहीं था कि वह अन्य मंत्रियों के साथ उसका जो मतभेद है वह उसे सार्वजनिक तौर पर प्रकट करे। तो जो उनके अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर जो चलता था, वह पब्लिकली नहीं बोल सकते थे।
तो इसलिए बाहर से देखने वालों को भी लगता था कि वाह, कांग्रेस तो पार्टी बहुत अच्छी है, इसकी यूनिटी तो देखिए। तो आगे चलते हैं। इसलिए लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल में भीतरी रगड़ झगड़ रहने के बावजूद भी यह समझते हैं कि कोई रगड़ झगड़ नहीं है। इसलिए जो मंत्री विदा ले रहा है उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह विदा होने से पहले एक वक्तव्य दे, ताकि लोकसभा के सदस्यों को यह ज्ञात हो जाए कि वह क्यों जाना चाहता है और क्यों सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ है।